Now this topic is liquidator final statement of account. Whenever a liquidator is appointed, he has to prepare this final statement of account. Whether this winding up is compulsory winding up or voluntary winding up. लिक्विडेटर दोनों ही सिचुएशन में अपॉइंट होता है ना. अगर लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है तो वो करता क्या है, क्वेश्चन ये राइज होता है. His main role is that he is appointed to take charge of all the assets of the company and realize them and distribute the proceeds among the different categories of liabilities. सारे एसेट्स को बेचकर रियलाइज कर कर जितना कैश इकट्ठा होता है उससे सारी लाइबिलिटीज को पेमेंट की जाती है ना. ऑब्वियसली लिक्विडेटर ये काम फ्री में नहीं करेगा. ही विल चार्ज द कमीशन और द रेमोरेशन जो भी पहले डिसाइड की गई है. अगर तो कंपलसरी वाइंडिंग अप है तो कोर्ट डिसाइड करता है कि उसको मंथली सैलरी मिलनी है, क्वार्टरली मिलनी है या कमीशन मिलनी है और कितनी मिलनी है. लेकिन अगर वो वॉलेंट्री वाइंडिंग अप है और लिक्विडेटर सब मेंबर्स ने वॉलेंट्री कलेक्ट अपॉइंट करा है तो वो सारे मेंबर्स पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि लिक्विडेटर को उन्होंने कितनी कमीशन देनी है और उसके रूल्स क्या होंगे. तो यहाँ पे हम यही चीज करेंगे कि लिक्विडेटर को जो कमीशन मिलनी है, जो रेमोरेशन मिलनी है, उसके रूल्स क्या होंगे. एंड सेकेंडली ही हैज टू प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जिसमें उसने ये अकाउंट में प्रिपेयर करके देना है कि रिसिप्ट कितनी हुई उसके पास एंड पेमेंट्स कितनी करी उसने. सो इट इज अ समरी ऑफ अ कैश बुक. कैश बुक ऑफ व्हाट, ही मस्ट रिकॉर्ड द रिसिप्ट्स. उसको ये रिसिप्ट्स कहाँ से आई, सारे एसेट्स बेच के कितने पैसे आए एंड डिस्पर्समेंट्स यानी पेमेंट्स उसने कितनी करी. सो रिसिप्ट साइड पे ही विल शो अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स बेच के कितना पैसा इकट्ठा हुआ. सेकेंडली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास जो एसेट गिरवी रखा था वो चुकाकर, उसको बेचकर और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पैसे चुकाकर कितना सरप्लस आया. तो ऑब्वियसली ये भी एड ऑन होगा. लेट्स सपोज कि जो एसेट्स प्लेज नहीं थे, फ्री एसेट्स थे, वो बिके 5 लाख रुपीस के और एक प्रॉपर्टी थी 1 लाख की जो कि बैंक के पास गिरवी थी और बैंक ने लेने थे उसमें से 50,000. वो प्रॉपर्टी बेच दी गई 1 लाख की, 50,000 बैंक ने रख दिए यानी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी. तो बैलेंस जो बचा वो एक लिक्विडेटर के हैंड्स में चला गया. तो कितने पैसे हो गए लिक्विडेटर के पास, 5,50,000. थर्ड, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम delinquent directors and other officers of the company. कई डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स हु एज अ पेनल्टी या फिर एज अ अगर उन्होंने कोई अमाउंट कंपनी से लोन ले रखा था तो उनसे भी वापस मंगवाया जाएगा. तो ऐसे जितनी भी अमाउंट्स इन डायरेक्टर या ऑफिसर से इकट्ठी हुई, लेट्स सपोज वो 50,000 इकट्ठे हुए इनसे, तो अब लिक्विडेटर के पास टोटल पैसे हो गए 6 लाख रुपीस. नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द कॉन्ट्रीब्यूटरीज. लिक्विडेटर को अगर लाइबिलिटीज देखकर ये क्लियर पिक्चर हो गई थी कि ये जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे उससे वो लाइबिलिटीज नहीं चुका पाएगा, तो वो लिस्ट ए बनाता है, लिस्ट ए ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज जो प्रेजेंट शेयर होल्डर्स होते हैं. एज वेल एज वो लिस्ट बी भी प्रिपेयर करता है जो पास्ट शेयर होल्डर्स होते हैं. तो इन दोनों लिस्ट से जितने भी पैसे मंगवाए गए हैं, लेट्स सपोज टोटल 10 लाख रुपीस मंगवाए गए, तो आप टोटल रिसिप्ट साइड पे लिक्विडेटर अपनी अकाउंट में क्या शो करेगा कि उसके पास कितने पैसे इकट्ठे हुए, 5 लाख प्लस 50-50 करके 6 लाख प्लस ये 10 लाख कॉन्ट्रीब्यूटरी से मंगवाए गए. टोटल उसके पास 16 लाख रुपीस है. तो ये 16 लाख रिसिप्ट साइड पे आएगा और पेमेंट साइड पे वो दिखाएगा लीगल चार्जेस जो कोर्ट का खर्चा, लिक्विडेटर ने खुद अपनी रेमोरेशन या कमीशन कितनी ली, वाइंडिंग अप करने में उसको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पे करा, डिबेंचर होल्डर्स को कितना पे करा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पे करा, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना गया. ऑब्वियसली ये लास्ट तक सारी अमाउंट एडजस्ट हो जाती है. अगर कुछ भी बचता है तो वो मेंबर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. So this is how a liquidator must show when he is preparing the statement what are the total receipts and what are the total disbursements यानी payments उसने कहाँ पर करी. Now while preparing liquidator final statement there are certain rules, certain points that need to be considered. First is interest on liabilities. अगर ये कंपनी इंसॉल्वेंट कंपनी डिक्लेयर हुई थी जो वाइंड अप हो रही है तो जो लाइबिलिटीज पे इंटरेस्ट, लाइबिलिटीज मींस जो अभी कंपनी ने पे करनी है और पे करने में टाइम लगेगा, तो इंटरेस्ट किस डेट तक कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड अप टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर. क्योंकि ये ऑलरेडी इंसॉल्वेंट कंपनी है, ये
एक्चुअल अमाउंट नहीं पे कर पा रही तो ये इंटरेस्ट कहाँ से पे कर लेगी। लेकिन अगर वो सॉल्वेंट कंपनी और अपनी मर्जी से वो वाइंड अप हो रही है, दैट मीन्स दे हैव द एबिलिटी टू पे, तो उस टाइम पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो अप टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट होगा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू रूल्स। सेकेंड इज डिविडेंड प्रेफरेंस। नाउ वाइंडिंग अप के टाइम पे ये चेक किया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था या डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ था, क्योंकि इन दोनों की ट्रीटमेंट्स फिर डिफरेंट होगी। अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट रूल, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका था एंड इट वाज ड्यू जब वाइंडिंग अप हुई, तब ये डिविडेंड एक डेप्ट माना जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, तो ये डेप्ट माना जाएगा और ये कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। लेकिन वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो अगर डिविडेंड कुछ भी ड्यू है तो वो एरियर माना जाएगा। एरियर जब हम कह देते हैं, दैट मीन्स अगर कंपनी के पास पैसे बचे तो डिविडेंड की अमाउंट पे की जाएगी, नहीं तो नहीं पे की जाएगी। इसीलिए ये डिविडेंड को एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी माना जाता है और फुट नोट में शो किया जाता है, एंड इट विल बी पेड ओनली इफ द कंपनी हैज द सरप्लस बाय पेइंग ऑल द अमाउंट्स ड्यू टू द वेरियस creditors. Now third and very important point कि ये हमें क्लियर है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द लास्ट टू बी पेड, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर से भी पहले प्रेफरेंस पे की जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने की। यहाँ पर नाउ देखो, अगर तो कंपनी के पास सफिशिएंट पैसे, दे आर एबल टू पे द फुल अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी को भी वो सारा पे कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब फंड्स कम है। फंड्स कम है तब उस टाइम पे चेक किया जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर कौन कौन से हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैटेगरीज एक हो सकती है, देयर में भी इक्विटी शेयर होल्डर्स जो फुली पेड अप है, यानी 10 रुपए का इक्विटी शेयर था, उन्होंने सारे पैसे पे करे हैं। देयर में भी कैटेगरी दोज इक्विटी शेयर होल्डर्स जिन्होंने पार्टली पेड अप शेयर्स ले रखे हैं। पार्टली पेड अप मींस अभी सिर्फ 7 रुपीज ही पे करे थे और वो इक्विटी शेयर होल्डर्स बन गए। नाउ ये दोनों को सेम प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता, सेम अथॉरिटी नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे जो लिक्विडेटर रूल फॉलो करेगा वो ये कि अगर फंड्स शॉर्ट पड़ रहे हैं तो सबसे पहले इन पार्टली इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो 3 रुपया बैलेंस है वो मंगवाया जाता है, फिर इनको सेम प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है, यानी 10 रुपए फुली पेड अप पे। इससे क्या होगा कि ये एक्स्ट्रा पैसे भी इकट्ठे हो गए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए, एंड लास्ट में जो फिर बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि सेम पोजीशन पे हैं अब फुली पेड अप की, तो प्रोपोर्शनेटली सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाएगा। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर पार्टली पेड अप है, उस सिचुएशन में अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी है तो पहले इनको फुली पेड अप किया जाता है। अगर ये ऑप्शन ना ली गई तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में पेमेंट के टाइम पे फुली पेड अप इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे की जाती है, और जिन्होंने पार्टली पे करा था उनको लेस प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे की जाती है, बिकॉज ऑफ द रूल कि जिन्होंने कंपनी को पैसा ज्यादा दिया है उनको ज्यादा वापस मिलेगा, जिन्होंने कंपनी को पैसा कम दिया था उनको कम वापस मिलेगा। लॉस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये we are clear from the day one under the liquidation that कि अगर कोई भी लॉस होता है तो वो लॉस बेयर करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ ये जो लॉस है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्वल बेयर करेंगे, बिकॉज लिक्विडेटर की सबसे पहली प्रेफरेंस होती है कि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स जो पार्टली पेड अप है उनको फुली पेड अप कर दो, ताकि वो सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और उनको लॉस भी इक्वल बेसिस पे ही बेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। नाउ लिक्विडेटर की रेमुनरेशन का जो रूल है, ही गेट्स यूजुअली कॉमनली ही गेट्स कमीशन, वो कमीशन पे वर्क करता है। नाउ कौन सी कमीशन, ही गेट्स कमीशन ऑन द एसेट्स रियलाइज। जॉन जॉन से एसेट्स उसने एफर्ट किया है बेचने के लिए, क्योंकि उसको ये एसेट्स बेच के ही लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है, तो उन एसेट्स पे वो कमीशन चार्ज करता है। तो पहला रूल क्या है कि कंपनी के जितने भी कैश एंड बैंक बैलेंस है उस पे कोई भी
कमीशन पे नहीं की जाती क्योंकि वो तो ऑलरेडी कैश फॉर्म में है। तो जब लिक्विडेटर की रेमुनरेशन कैलकुलेट की जाएगी, ये परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी एसेट्स में, उसमें ये कैश इन हैंड एंड कैश एंड बैंक बैलेंस ऐड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एसेट्स इन द फिक्स्ड फॉर्म एंड करंट एसेट्स आर इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड द कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस। सेकेंड रूल इज, जॉन जॉन से एसेट्स चाहे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास हैं, चाहे कंपनी के पास हैं, लेकिन अगर उन एसेट्स को बेचने के लिए लिक्विडेटर ने एफर्ट किया है डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो उसकी कमीशन जो है वो टोटल रियलाइज्ड वैल्यू पे कैलकुलेट की जाएगी, राइट? लेकिन थर्ड रूल क्या है कि अगर वो एसेट जो सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास है, लेट्स सपोज बैंक के पास है, तो उस एसेट को बेचने के लिए बैंक ने एफर्ट करा। लेट्स सपोज बैंक ने पैसे लेने थे 27,500, मैं सेम एग्जांपल दे रही हूँ जो आपने इलस्ट्रेशन 1 करी है। बैंक ने पैसे लेने थे 27,500 एंड उसके पास जो एसेट गिरवी था वो था 25,000 का एसेट गिरवी था। ये 25,000 का एसेट बेचने के लिए बैंक ने सारा एफर्ट करा, लिक्विडेटर का कोई रोल नहीं था, तो वो कमीशन इस अमाउंट पे, इस 25,000 पे कैलकुलेट नहीं कर सकता। नाउ किस पे कैलकुलेट करेगा? 27,500 बैंक ने लेने थे, एसेट बेच के उनको सिर्फ 25,000 आए, तो 2500 अभी भी बैलेंस है जो कंपनी से बैंक ने लेना है। ये 2500 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गए, ये कौन पे करेगा? लिक्विडेटर अरेंज करके देगा। तो कमीशन जो चार्ज होगी इस 2500, ये क्योंकि हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट में ऐड कर दिया, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, जो पहले से म्यूचुअली डिसाइडेड है या कोर्ट ने डिसाइड करा है रेट कितना चार्ज करेगा। तो 2500 पे लेट्स सपोज 10%, तो उसको 250 रुपए कमीशन मिलेगी कि उसने ये 2500 अरेंज करके दिए बैंक के लिए। डी पॉइंट, नाउ इक्विटी होल्डर्स को भी जो पेमेंट हो रही है वो पेमेंट भी इक्विटी होल्डर्स के लिए इसीलिए बची क्योंकि लिक्विडेटर ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रिस्क्राइब वे से चला है और उसने सारे पैसे फंड्स अरेंज करे हैं। तो इक्विटी होल्डर्स के लिए जितना अमाउंट बचा, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन दिस फॉर्मूला 100 प्लस रेट, इस फॉर्मूले से जो है कैलकुलेट किया जाता है कमीशन। सी यहाँ स्क्रीन पे आपको दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का फॉर्मूला इनटू रेट अपॉन 100, एक फॉर्मूला है अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये फॉर्मूला सेकंड वाला कब लगता है? जब फंड्स इनसफिशिएंट होते हैं। फंड्स इनसफिशिएंट है तब ये फॉर्मूला लगता है, लेकिन अगर फंड सफिशिएंट है पे करने के लिए देन डायरेक्ट स्लैब रेट लगता है कमीशन का। So you have to be very clear from the question कि funds available हैं कि funds insufficient है। तो इस तरह से लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनती है। लेफ्ट साइड पे सारी रिसिप्ट्स शो होती हैं, कहाँ कहाँ से उसके पास कैश आया, कैश इन हैंड, लैंड एंड बिल्डिंग से आया, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आया, कॉल रिसीव करी, पेमेंट उसने कहाँ कहाँ दी, लीगल चार्जेस दिए, लिक्विडेटर रेमुनरेशन दिए, डिबेंचर होल्डर्स को पे करा, फ्लोटिंग चार्जेस, प्रेफरेंशियल अनसिक्योर्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ क्वेश्चन ये राइज होता है अगर यहाँ पे भी कुछ बचता है, ये दिया हुआ है नीचे बॉक्स में, the surplus left after paying the equity capital must be distributed among the equity shareholders alone only unless preference shareholders are participating preference shareholders। तो सारा का सारा जो भी बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है।